नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कौशल केशव कल्चर के चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। पुस्तक चर्चा की श्रृंखला में आज हम एक विशेष पुस्तक पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है उल्टी गंगा बहाना छोड़ो। इसके लेखक पूर्णचंद्र बोध हैं। ये भारतीय आर्थिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं। यह इनकी तीसरी काव्य कृति है। इससे पहले इन्होंने अंग्रेजी में 2 किताबों का सृजन किया है। इन्होंने सिर्फ पद्य ही नहीं गद्य भी रचा है। पूर्णचंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपकी यह किताब पढ़ी और मुझे अच्छी लगी जी। आपसे सबसे पहला चीज़ या मैं किसी भी लेखक से पहली चीज़ जो पूछती हूँ वो उनके टाइटल पे होता है। आपने यहाँ लिखा है उल्टी गंगा बहाना छोड़ो। तो कौन सी उल्टी गंगा सर आपको दिख रही थी जिसके बारे में आपने इस पुस्तक में लिखा है? आप दर्शकों को ब्रीफ में बता दें कि इस पुस्तक में कौन सी उल्टी गंगा का जिक्र है? डॉक्टर कौशल, ये आपने बहुत ही एक अहम सवाल पूछा और क्योंकि ये किताब का शीर्षक मेरा कविता है, इसके पीछे जो मुख्य मंथन रहा है वो है देश की हमारी आज की राजनीतिक जो स्थिति है, जो सोच की जो समस्या उभर रही है, उसको लेकर है कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम विवेक और लॉजिक से उलट कुछ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी सभ्यता, जो हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उसी परिप्रेक्ष्य में यह है कि आप लॉजिक से उल्टी बातें मत कीजिए। अच्छा, ये इसका कोई धार्मिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, इसमें देश की स्थिति के बारे में चर्चा है, उसी से संबंधित कविताएं हैं। आप एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, लेकिन जब आपने लेखन का कार्य शुरू किया होगा कभी शायद बचपन में, तो जब लिखा होगा तो पहली चीज़ आपके लिए क्या थी? क्योंकि आपने गद्य और पद्य दोनों ही लिखा है, तो पहली चीज़ जब आपने लिखने के लिए लिखा वो कहानियाँ थीं, कविताएं थीं। आपका सृजन कैसे प्रारंभ हुआ? सबसे पहले मैंने लगभग 5वीं या 6ठी क्लास के आसपास कुछ अपने सामने घटी कुछ चीज़ें जो मेरे सामने मेरे जीवन में आई, उनके रिस्पॉन्स में लिखी थी, जिनमें एक किसी करीबी की मृत्यु और उस की मृत्यु उपरांत जो शारीरिक दशा होती है उसको अचानक देख लेना, इससे प्रेरित। और क्योंकि मैं कुल्लू वैली से हूँ, कुल्लू की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ की खूबियों से प्रेरित मैं कुछ न कुछ लिखता गया। और मैं 8th क्लास तक पहुँचते पहुँचते मेरे पास एक पूरे काव्य संकलन के लिए काफ़ी कविताएं हो गई थीं, पर जैसे उसमें होता है बचपन के दिनों में मेरे पूरा लिखा जो संकलन कहीं मिसप्लेस हो गया, मुझे मिला नहीं। और बड़ी बात यह है कि मुझे उनसे बहुत सी चीज़ें जो हैं सिर्फ कुछ धूमिल यादों की तरह मेरे सामने हैं, पर मैं उनको फिर से रच नहीं सका। कविता का जो लेखन होता है बिल्कुल अलग होता है जब आप एक बड़ी से बड़ी बात कुछ पंक्तियों में कह देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने लेखन शुरू किया, आपकी साहित्यिक यात्रा, बचपन में ऐसा सबके साथ होता है कि 9-10 तक की चीज़ें लिखी हुई खो ही जाती हैं या फिर वो पुस्तक का रूप नहीं लेती हैं। जब हम कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं, फिर कभी एक ऐसा क्षण आता है जब आप पुस्तक के बारे में सोचते हैं कि थोड़ी आपकी राइटिंग में एक गंभीरता आती है और आप इसको पुस्तक के रूप
में संकलित करते हैं, तो वो आपके लिए कौन सा क्षण था जब आपने इसे पुस्तक के रूप में संकलित करने के लिए और इसे प्रकाशित करवाने के बारे में सोचा? जब कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में पहुंचा, तो उसके आसपास मेरे पास मैं बहुत सी रचनाएं लिखता जा रहा था। तो मेरे पास एक संकलन के लिए काफ़ी कविताएं थीं, पर जब मैं सर्विस में आया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, तो जिस तरह का मेरा जीवन और जिस तरह की मेरी प्राथमिकताएं बन गई, मैं हिंदी लेखन को जारी रखते हुए भी अपनी कविताओं को एक संकलन के रूप में प्रकाशित करने की कोशिश मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं पाया, पर ये तैयार थी। और मैं शायद कह दूं तो अच्छा होगा इस समय कि उन्हीं सब जो मेरे पास मटेरियल थे, उन्हीं सब का मैंने फिर 2021 में रिटायर होने के बाद उनको प्रकाशित करना शुरू किया। और 3 के सालों के अंतराल में मेरी ये उल्टी गंगा बहाना छोड़ो तीसरी काव्य कृति है। ये थोड़ा सा हटके सवाल है। आपकी पहली काव्य कृति एक और प्रशांत है, ये क्या है? उसमें क्या है? उसमें जैसे कि स्वाभाविक होता होगा, मेरे जीवन की सबसे अहम हिस्से के दिनों के, जिसमें सर्विस के लिए संघर्ष, महासंघर्ष, और फिर मेरी धर्मपत्नी से मेरे प्यार का समय और उस तरह के अनेकों संघर्ष की जो बातें जो हैं, वो सब इसी में आई। तो ये जो, अगर आपका प्रश्न कि एक और प्रशांत क्यों, हाँ। तो उसका जवाब ये है कि एक प्रशांत तो हम सब जानते हैं, वो प्रशांत महासागर। पर जब आप किसी के प्यार में हो, जो आपका एक जीवन साथी बनने वाली शख्सियत हो, तो आपको प्रशांत उसमें दिखता है। एक और प्रशांत। क्या बात है सर। सर, आपकी कविताओं में मैंने देखे कई आयाम हैं। एक छोटा सा सवाल है कि भारतीय आर्थिक सेवा में रहते हुए, जहां आपके पास डेटा होता है, आप तथ्यों पे बात करते हैं, कल्पना पे या कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट करके नहीं बोल सकते हैं, और कविताओं की दुनिया जहां सिर्फ कल्पनाएं हैं। इन दोनों में सामंजस्य कैसे रखा? इनको कागज पे उतारने के लिए आपने समय कैसे निकाला? बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, पर मेरा जो एकदम स्पष्ट आने वाला जवाब यह है कि अर्थशास्त्र बहुत कुछ विवेक और लॉजिक और उसके विश्लेषण और एनालिसिस पर चलता है, जिसको हम कहेंगे फिलोसफिक और पर्सनल जर्निंग जो होती हैं, उन सब के प्रति मेरा एक हो सकता है एक लॉजिकल माइंडसेट बना हो। तो बल्कि इसी सब्जेक्ट के माध्यम से इससे जो तरह तरह की जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं समाज में, विश्व में हो रही, उनसे बल्कि सेंसिबिलिटी आदमी की बढ़ती है। बल्कि कहीं मैंने बहुत पहले पढ़ा था, एक हमारी काव्यात्मक संवेदनशीलता के अलावा भी उससे बड़ी एक संवेदनशीलता है, उसको कहते हैं एक जो हम प्रोज में जो हम फिक्शन कहते हैं, या हम एक नॉवल कहते हैं, एक नॉवलिस्ट सेंसिबिलिटी की बात कहीं बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, कि वहाँ पे संवेदना का उनकी सिमिली जो है वो कविता या कोई और चीज़ ना होकर नॉवलिस्ट सेंसिबिलिटी, एक नॉवलिस्ट की सेंसिबिलिटी वहाँ ये दिखाया गया कि आम दूसरे जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के
आयाम वाले लोगों की सेंसिबिलिटी से ज़्यादा होती है। हो सकता है ये भी मुझे, बल्कि इसने मुझे कम्प्लीमेंट किया इस तरह से। मैं दर्शकों को बता दूं कि सर ने सिर्फ साहित्य में ही काम नहीं किया है, भारतीय अर्थशास्त्र से भी संबंधित इनकी कई पुस्तकें हैं जिसका मैं भी चर्चा नहीं करना चाहूँगी, लेकिन यह एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे इसे, कि एक प्रतिभा ऐसी है जो तथ्यों पे भी किताब लिख रही है और संवेदनाओं पे भी कलम इनके रुक नहीं रहे हैं। अब मैं आपकी पुस्तक के बारे में चर्चा करना चाहूँगी सर, कि आपने इसमें एक पहले ही बता दिया है कि इसमें जो चीज़ें हैं वह आपकी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से उभरा हुआ है। तो इसमें कविता है आपकी भारत जोड़ो, और आजकल हम बहुत सुन रहे हैं भारत जोड़ो पदयात्रा आंदोलन, तो क्या ये उसी से संबंधित है या उस पे एक आपने कटाक्ष रखा है, किस तरीके से रखा है? ये सवाल बहुत ही रेलेवेंट है, और जब मैंने ये कविता लिखी तो मुझे लगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि हमारा पूरा देश इसी मंथन से गुजर रहा है। उसी समय मैंने राहुल गांधी की उस यात्रा की बात भी देखी, हालांकि ये उससे प्रेरित से ज़्यादा उसके समानांतर, जैसे हमारे देश के करोड़ों लोग उसी दिशा में उसी कंसर्न से सोच रहे थे, उसी का एक नतीजा है। तो आपने पहले कविता लिखी है, पहले ये घटना घटी? पैरेलल रहा होगा, मुझे बहुत याद नहीं आ रहा, पैरेलल रहा होगा जी। इतना ज़रूर है कि ये प्रेरणा जो मुझे उस आंदोलन से नहीं बल्कि वो आंदोलन हो सकता है हमारे जैसे लोगों की सोच का रिफ्लेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है, और मैं खुद भी लेखक हूँ तो ऐसी ही मान्यता है कि अधिकतर जो लेखक के मन में चल रहा होता है या तो उसके भीतर से उपज रहा है या फिर वो वातावरण से वो ले रहा है, वही उसकी लेखनी में उभरता है, जब तक कि वो प्रोफेशनल ना हो जिसे कहा जाए यह सीन है इसके लिए लिखो। अगर आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं तो फिर वो आपके भीतर की ही आवाज़ होती है। तो मैंने इस कड़ी में आपकी इस पुस्तक में कई ऐसी कविताएं देखी हैं जो बिल्कुल अलग है। एक है आपकी कविता ओम मणि पद्मे हूम, इसका एक लाइन है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह कोई कवि को कहते हुए मैंने सुना नहीं। ग्रहों की गणना से कहाँ होगा निवारण तुम्हारे कष्टों का, पाएगा भेद कैसे कोई आनंदमयी सत्ता के विस्तार का। इन दो पंक्तियों में बहुत कुछ है, हालांकि पूरी कविता में बहुत कुछ लिखा है आपने कि मन का फेरने से कि रहमन की सीख भूल सकते हो, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं आपने कही हैं। एक लाइन में आपने कह दिया है कि ग्रहों की गणना से कहाँ होगा कष्ट तुम्हारे निवारण का। और अगर हम आज की परिस्थिति देखें कि जीवन में चाहे अकेलापन है या कोई आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है या कोई मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तो इसका निवारण लोग वहाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने इस पे कटाक्ष किया है कि वहाँ पे निवारण नहीं होता है। दूसरा, फिर मैंने आपका देखा, एक आपने लिखा है उत्थान, फिर आपने लिखा है विवेकानंद की व्यथा। इसमें भी आपने एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगी अगर आप आज्ञा दें तो। लाखों वर्षों लंबे मानव विकास में कहाँ भगवान थे, गौतम की तथ्यता ज्ञान में ढूंढो मार्ग मानव उत्थान का। लेकिन ये जो लाइन है, एक लाइन, लाखों वर्षों लंबे मानव विकास में कहाँ भगवान थे, इसमें जो गूढ़ता है शायद पढ़ने वाले लोग एक नज़र पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ है कि आपने ये लिखा है कि आज तो हम हर बात के लिए कहते हैं कि इसके लिए हमारे कर्म होंगे, भगवान दोषी हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, पहले जब कुछ भी नहीं होता था, लोग लाखों मर जाते थे, बीमारियां होती थी, तो उस समय भगवान कहाँ थे। तो ये सारा जो है, फिर आपने विवेकानंद की व्यथा लिखी, उसमें भी आपने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया है कि जो सनातन में कुरीतियाँ हैं उस पे विवेकानंद ने बोला है, उसको आपने उठाया है।
आज के कवियों में मैंने ऐसा नहीं देखा है। हालांकि राजनीतिक पे कटाक्ष करते हैं, यहाँ से कटाक्ष करने से लोग बचते हैं। इस पे आपने खुल के बोला है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। और मैं दर्शकों से और पाठकों से ये कहना चाहूँगी कि ये कविताएं ऐसी कविताएं नहीं हैं जिसको आप एक बार पढ़ लिया और आपको लगा कि आपने ख़त्म कर दिया। उन एक पंक्तियों में बहुत कुछ आपने लिखा हुआ है। ऐसे ही आपकी एक कविता है तोहमत करके, तोहमत, इसमें भी आपने बहुत अच्छा लिखा है कि दाद देता हूँ तुमको हे तथाकथित राम भक्तों, खूब समझा है तुमने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम को। ये बहुत बड़ी बात है कि त्याग गए थे वो तो राजपाट जी, है ना, कि भगवान ने तो सब त्याग कर दिया था और आज हम उनकी मंदिर में मांगने के लिए खड़े होते हैं। तो ये भी जो आपने लोगों को दिया है सोचने के लिए विचार, ये बहुत ही मुझे उम्दा लगा। अगर आपको कुछ पढ़ना हो, कोई कविता सुनानी हो, आपकी कोई पसंदीदा कविता हो तो आप सुना सकते हैं। पहले तो मैं जो ओम मणि पद्मे वाली पोइम के बारे में, जो जिसको आपने अच्छे से समझा और जिसके सबसे गहन पक्षों पर आपने अपने विचार रखे और आप बहुत नज़दीक पहुँची उसके बारे में जो मेरा जो पूरा सोच, मेरी समझ, मेरा कंसर्न वो ये है, बल्कि मेरी समझ में धार्मिक होना ठीक है, सबके अपने अपने बिल्कुल होना भी चाहिए, हों, वो सब ठीक है, पर उन सब को सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल संतुष्टि और विकास तक ही सीमित रखें। जीवन के यथार्थ में अगर उनको आप गाइड और गुरु बनाएंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचते। मेरी एक लाइन कहीं पर यहाँ है कहीं, मैं सोचता हूँ कि जहाँ पर एक बड़ा हास्यास्पद है, जहाँ पर हम उन करोड़ों लाइट ईयर्स दूर नवग्रहों से उनकी स्थिति में चिंतित रहते हैं, असली ग्रह तो आपके अंदर ही हैं। वो 6 ग्रह, वो जो है ग्रीड, एंगर, डाउट, जेलिसी, फियर, ये सब हमारी समस्याएं ये हैं। आप इन्हीं 6 ग्रहों से कंसर्न रहो, इन्हीं को आप शांत रखिए, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ऐसा लगा कि युवा पीढ़ी को भी इस बारे में आपकी कविताएं जागरूक करती हैं कि वो इन चीज़ों से हट करके जो वास्तविकता है उसकी तरफ बढ़ें। अब आपने मुझे मेरी पसंद की कविता की बात कही, एक कविता आप सुनाएं। और क्योंकि आपने बहुत सी खास कविताएं आपने इनमें से पढ़ी, तो मैं एक बहुत मेरे सामाजिक सरोकार की कविता, तंबाकू त्रासदी के सौदागर, अच्छा, इसमें कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूं मैं। बिल्कुल। शुरू की लाइनें हैं। तंबाकू प्रचार शिकार मजलूमों के इस देश में, राष्ट्र कल्याण राजनीति के सार्वभौमिक खेल में, गैर जिम्मेवार लोकतंत्र के इस इन बिगड़ जंगलों में, नैतिक अपराध वृत्ति के राजमार्गों पर असहायों को कभी कमला पसंद की आभा और महक के बल पर, कभी रजनीगंधा की भ्रामक खुशबू की माया में फंसाकर, ओ मासूमों का जान माल लूटते शालीन चेहरे, ओ मासूमों का जान माल लूटते शालीन चेहरे, अभिनय के बेताज बादशाह, खेल के नए प्रतिमान, नैतिक कंगाली के अरबपतियों के इशारों पर ज़मीर बेचते नायकों, जो करोड़ों मासूम असहाय भूखमरी परिवार बिछोह से जूझते कम उम्र बच्चों को भ्रामक पैकेटों में कैंसर फार्मूला थमाकर, जेंडर डिविडेंड के फायदों को तंबाकू कारोबार की लालच पर लुटाते विज्ञापन सरगना के शालीन ठगों, वो तंबाकू त्रासदी के महानायकों। मैंने चमड़ी झुलसाती गर्मी में, हड़कंप मचाती सर्दियों में, भुखमरी के हालातों में,
मजदूरी की असहनीय चट्टान ढोती, त्रासदी त्रस्त अवरुद्ध आकृति, नन्ही जानों को, बदहाल जवानों को, तंबाकू कारोबारी, कैंसर फार्मूला की भ्रामक गंध और स्वाद के नशे में मशीनों की तरह काम कर जिंदगी को भयानक अंत की ओर धकेलते देखा। इसमें इस कविता, लंबी कविता पर मैं एक जो खास चीज जो लास्ट अंत जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, इसकी कंटिन्यूटी में, शैतानी प्रलोभन, हाईवे ठगों की शैतानी शक्ति से बिकती, हर गली नुक्कड़, हर झुकी झोंपड़ी और बड़ी दुकान में पहुंची तंबाकू उत्पाद की नाजायज पैकेटें देखकर बहुधा सोचता हूँ, क्या भांग, हेरोइन और अफीम से भी ज़्यादा दर्दनाक नहीं है ये। अनैतिकता से मुझे कभी इतनी असहमति और घृणा ना हुई जितना तंबाकू लोकतंत्र के धीर गंभीर ख्याति सम्राट चेहरों से, जो एक तरफा अमीरी के लिए लोक विश्वास छलते विज्ञापनों में, लुभावनी पैकिंग, सुगंधों और स्वाद में मजलूमों को मौत बेचते हैं। और अंतिम लाइनें हैं, कभी मनोरंजन चैनलों के प्रसारण में अनैतिकता का डाका सा, कभी मनोरंजन चैनलों के प्रसारण में अनैतिकता का डाका सा, कभी खेल चैनलों में राष्ट्र अपमान के पलों में नैतिकता की पताका सा, जब खेल और अभिनय के आदर्श चेहरे हमारे महामूल्यों का दिवाला सा उतरते हैं पर्दों पर प्रॉक्सी विज्ञापनों में अभिनय कौशल दिखाने के लिए, तब मुझे मजबूर मौतों से ज़्यादा अफसोस होता है इनकी नैतिक मौतों का। तो ये लंबी कविता बन पड़ी थी जी। पर मैसेज बहुत इसमें आपने जो दिया है कि सारे जितने भी एक्टर्स हैं और वो तंबाकू के प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं, सबको आपने लपेट लिया है एक शब्दों में। क्योंकि ये 24 घंटे किए जाने वाला नशा है, किए जा सकने वाला नशा है, और इसका शिकार देश के सबसे मजबूर असहाय वर्ग, श्रमिक परिवार और बिहार और यूपी के लोग खासकर उनके जो है। जी सर, आपकी इस पुस्तक में कई सारे, मतलब मैं इनको ये नहीं कह सकती हूँ कि ये इस वर्ग में आता है, कोई एक वर्गीकृत नहीं कर सकती हूँ, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे इसमें नोटबंदी पर कविताएं हैं, कुछ कविताएं जो मैंने चुनी हैं। नोटबंदी पर कविता लिखा है आपने द्रौपदी मुर्मू पे आपने लिखा है राष्ट्रपति कि उनको माननीय नहीं कह के आदिवासी राष्ट्रपति ऐसे कुछ बोला गया था। जी। तो उस पे आपने लिखा है कि कहाँ गया वो सम्मान कि जो हमें माननीय कहना चाहिए था। उस पे आपने लिखा है, बिल्कुल तीखे शब्दों में आपने लोगों से सवाल उठाया है कि कहाँ है तुम्हारी नैतिकता। कुछ तो तुम में पढ़े लिखे होने का गुण होना चाहिए, कुछ तो संस्कार होना चाहिए, किसी को सम्मान दे रहे हो तो वो चीज़ होना चाहिए। आप सम्मान की चिंता में ही ऐसा व्यवहार करते हैं जिसमें सम्मान के दिखता सम्मान है ही नहीं। अच्छा, राम मंदिर पे आपने कई कविताएं लिखी हैं, देश हित में तो बहुत सारी हैं। राम मंदिर पे आपने एक और लाइन है, मैं फिर से पढ़ना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिलों के अयोध्या से राम चुराकर हीन स्वार्थ के गर्भगृह में सजाने के प्रयासों का, ये अंतिम पंक्ति है। पर ये जो लाइन था ना कि दिलों के अयोध्या से राम चुरा, कि अयोध्या तो यहाँ है, राम तो यहाँ बसते हैं, तो ये भी मुझे बहुत तुम्हारी पहचान करके कविता है। शुरू की लाइन है, अब तुमने राम को भी चुनावी कट आउट की तरह ये मैंने पढ़ लिया है क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए मैं लंबी कविता है पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें कह जाती हैं। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं एक्सपर्ट हूँ कविताओं की, लेकिन जितना कुछ मैं सुनती हूँ तो लोग कटाक्ष तो करते हैं, लेकिन आपने सीधे वाणी में सारी बातें अपनी रख दी हैं। यह आपकी विशेषता है। आपने नफरती देशभक्ति पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं,
देशभक्ति होनी चाहिए, पर इसमें जिस तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में नफरत का मेलजोल हो चुका है, जिसमें युवा पीढ़ी भटक रही है, लोगों का चिंतन कुछ अलग सा हो रहा है, उस पर आपने बहुत कुछ लिखा है। और मुझे लगता है कि ये जनमानस को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर, एक मैं आखिरी सवाल पूछूंगी कि इतना व्यस्त रहते हुए जब आपने कहा कि आप सेवा में थे, तब भी आपने समय कैसे निकाला लिखने के लिए, इसका आपने जवाब नहीं दिया। इसका मेरा रहस्य यही है कि मैंने अपने पूरे व्यस्तताओं के बीच में एक समय स्लॉट निश्चित कर लिया, जिस पर आम तौर पर बहुत किसी का परिवार या ऑफिस का या समाज का बड़ा क्लेम नहीं बनता है। वो सवेरे 5 बजे से उठकर 7-8 बजे तक, जब तक कि संभव हो वो, क्योंकि आमतौर पर ये वो समय होता है जो आपका समय है। आप चाहे पार्क में जाके घूमें, चाहे अपने ऐसे किसी काम में लगें, तो मैं इसी समय ज़्यादा अपना लेखन करता रहा सुबह के समय में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछूंगी, क्योंकि आपकी कविताओं में इस पुस्तक में आपकी, मैंने बाकी एक ही पुस्तक पढ़ी है, सारी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन इसमें आपने संदेश दिया है, किसी न किसी मुद्दे को छुआ है और उसमें बिल्कुल तीखी बात करते हुए अपनी बातों को स्पष्ट किया है। मैंने पहले भी कहा, मैंने बहुत कविताएं नहीं सुनती हूँ, सारे कवि सम्मेलन में नहीं जाती हूँ, जितना भी कुछ सुना है, देखा है, तो उसमें इस तरह की बातें कम कर रहे हैं आजकल लोग। हाँ, राजनीतिक कटाक्ष होते हैं, मंच पे आजकल यही ज़्यादा सुना जाता है जिसमें व्यंग्य होते हैं, लेकिन आपकी व्यंग्य आँखें खोलती हैं, युवाओं से बिल्कुल सामने एक क्या कहते हैं, सामने होकर के बातें करती हैं कि ये देखो, ये है तुम्हारे लिए, योद्धा की तरह। और आपके जो विचार हैं, चाहे आपने धर्म पे लिखा है या आपने विवेकानंद की व्यथा लिखी है, जो भी चीज़ें लिखी हैं, उसमें जो आपने कहा है कि देश के पुरोधा हम विवेकानंद को मानते हैं, उनकी देखो क्या व्यथा रही हुई है, तुम किस चीज़ में आज भी उलझे हुए हो। मैं चाहती हूँ कि आप एक लेखक के तौर पे लिख करके तो आपने बहुत कुछ बताया ही है, आप कुछ अपने मुंह से आज की युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश दे दें। मेरा संदेश ये रहेगा कि जब तक आप एक पारदर्शी, नैतिक, हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के रास्ते से आप चूकते रहेंगे, जब तक आप निश्चित नहीं करेंगे आप ना सिर्फ धार्मिक हैं बल्कि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का राइडर लगाकर आगे नहीं बढ़ते हैं, किसी भी क्षेत्र में आपके साथ मुश्किलें होनी संभव हैं, आप कहीं ना कहीं इसके भुक्तभोगी होंगे। ये मेरा संदेश है युवाओं को, और मेहनत और अंतहीन मेहनत, जी, सही दिशा में सही मेहनत बहुत ज़रूरी है जी। और युवाओं से एक लाइन में और कहूँगी आपकी कविताओं के परिप्रेक्ष्य में कि हमें सिर्फ दिल ही नहीं दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, सोचना भी चाहिए चीज़ों के बारे में, सिर्फ भावों में नहीं बहना चाहिए। एक संदेश जो मैं एक लाइन में कहूँगा आपके समय का ध्यान रखते हुए, जैसे इस कविता का शीर्षक कविता उल्टी गंगा बहाना छोड़ो है, इससे नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट कविता है नारा अखंड भारत का। इसकी मैं शुरू की लाइनें पढ़ लेता हूँ। दिलों में फूट से सत्ता की विशाली मंशा, और ये नारा अखंड भारत का तुम्हारा, छोड़ो ये रास्ता देशभक्ति में स्वार्थ का, अनीति और अधर्म से राष्ट्र प्रेम के स्वांग का। और कंक्लूडिंग लाइन है, मस्जिदों और मज़ारों की ही क्या कहें आज, इतिहास के तहों में तो अशोक महान भी चंड हुआ, शंकराचार्य भी सनातन उद्धार में मूर्ति भंजक हुआ, फिर क्यों इतिहास की लज्जा का आज हिसाब करें। तो संदेशा है, आओ आज फिर भारत को एक नया मुकाम दें,
फूट की सियासत से आज़ाद एक नया इतिहास दें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये उल्टी गंगा बहाना छोड़ो शिल्पायन प्रकाशन से प्रकाशित है, यह अमेजन पे उपलब्ध है, आप इसे वहाँ से मंगा सकते हैं या फिर शिल्पायन प्रकाशन से आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। आप सबको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हार्दिक आभार कि आपने इतना कुछ संदेश दिया, अपना कीमती समय निकाला। फिर से आपका बहुत धन्यवाद।